ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है और इसकी आवश्यकता क्या पड़े, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का विवाद हो जा रहा है, तो ये सब क्या है, इसको जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। तो मित्रों, प्रत्येक राजनीतिक दल को धन की आवश्यकता होती है। कोई भी राजनीतिक दल बिना धन के, बिना पैसे के चुनाव लड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। अब चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे का इकट्ठा करने का तरीका है चंदा से पैसा इकट्ठा करते हैं। पहले जो है, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले मैं देखते थे कि वो घर घर जाके चंदा वसूला करते थे। परंतु धीरे धीरे इसकी परंपरा बदली और लोगों ने वोटर से चंदा लेना बंद किया, और ये व्यापारियों तक सीमित हो गया कि व्यापारियों से चंदा लेना प्रारंभ किया। अब व्यापारियों से जब चंदा लेना शुरू किया, तो जब व्यापारी चंदा देते थे, तो चंदा कुछ आप इस समय से समझ लें कि जो रूलिंग पार्टी होती थी उसको 70-75%, 75% उसको और 25% विरोधी पार्टी को चंदा दिया जाता था। मगर जब विरोधी पार्टी सत्ता में आ जाती थी, तो वो जो चंदा रूलिंग पार्टी को जो चंदा देता था, उससे बदला लेते थे और बदले की भावना से, दुर्भावना से कार्य करते थे। इससे व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होता था लोगों को। ये घाटे को सहन करने की व्यापारी की एक अपनी क्षमता होती है, एक अपनी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि वो पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, और पूंजी लगाता है लाभ के लिए और व्यापार करने के लिए। और जब पूंजी उसकी डूबती है और उसको घाटा होता है, तो उसको कर्मचारियों को वेतन देना, दूसरे संसाधन उपलब्ध कराना, इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो जब मोदी सरकार बनी, तो मोदी सरकार ने 11 मार्च 2017 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू की। इसमें क्या प्रावधान रखा? इसमें प्रावधान रखा कि जो चंदा है, जो कॉर्पोरेट चंदा देंगे, वह गोपनीय रहेगा। अब गोपनीय रहेगा ये चंदा, तो जब मान लीजिए आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की सरकार बनती है, परसों किसी तीसरे की बनती है, तो वो सरकार को ये ज्ञात नहीं होगा कि उसने किसको चंदा दिया और कितना चंदा किसको दिया, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में वो बदले की भावना से काम करेंगे। और व्यापारी काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाता है, और यदि 5 साल बाद कोई उनसे बदला लेता है तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए। मोदी सरकार की प्रणाली के तहत लोगों को कॉर्पोरेट समूह का चुनावी बॉन्ड नामक वित्तीय साधनों के माध्यम से गुमनाम रूप से किसी भी राजनीतिक दल को असीमित मात्रा में धन दान करने की अनुमति दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 जून को तक का समय बढ़ाते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने याचिका दायर की थी कि हमको जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की याचिका खारिज कर दी। अब कुछ समझते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक को जानकारी देने में परेशानी क्या है, क्यों वह समय चाहती है। तो कुछ इस तरह से समझें कि जब बॉन्ड जारी किए गए, तो बॉन्ड में एक नंबर इशू किया गया, एक नंबर जारी किया गया, और KYC हुई, उसमें नाम नहीं लिखा गया, नंबर जारी हुआ। अब नंबर जारी हुआ तो उनके चूँकि KYC हुई थी, तो KYC से जब उसको मिलाएंगे तो वो नंबर तो ट्रेस हो जाएगा, मगर उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे शासन ने कहा था कि इसको गोपनीय रखा जाए।
तो गोपनीय रखा जाए तो स्टेट बैंक के कर्मचारियों को भी नहीं पता है। फिर दूसरा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब इशू हो गए तो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसको दिए ये भी संभव नहीं है ज्ञात करना। अब वो जाके एसबीआई से कैश ना होके किसी अन्य बैंक से जिसमें कि उनके खाते थे, उन्होंने दूसरे बैंकों से कैश किए इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जब कैश किए तो उसमें अब उनको मिलान करना संभव नहीं है कि किसको चंदा दिया गया। चंदा पार्टियों ने सभी ने अपने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दिया और वो स्पष्ट रूप से बताया कि इतना चंदा इस पार्टी को मिला, इतना चंदा इस पार्टी को मिला, तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया। अब गोपनीयता की जहाँ तक बात है वो इतनी है कि वो जो किस व्यक्ति ने चंदा दिया इसकी गोपनीयता अभी नहीं, इसकी गोपनीयता बनाई रखी। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है तो उनकी बाध्यता है कि आज दिनांक 12 तारीख का उनको समय दिया गया था और 12 तारीख तक जो भी जानकारी है एसबीआई चुनाव आयोग को सबमिट कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की जानकारी पेश करने के लिए 12 मार्च यानी आज का समय दिया था। आखिरी क्या थे चुनावी बॉन्ड 2017 के बाद, इसमें क्या क्या बड़े मामले सामने आए, आइए जानते हैं क्या है चुनावी बॉन्ड। 2017 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रणाली के तहत लोगों और कॉरपोरेट समूहों को चुनावी बॉन्ड नामक वित्तीय साधनों के माध्यम से गुमनाम रूप से किसी भी राजनीतिक दल को असीमित मात्रा में धन दान करने की अनुमति दी गई थी। यहाँ वर्ष 2017 में वित्त विधेयक में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई। 14 सितंबर 2017 को मुख्य याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 3 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और ईसी को नोटिस जारी किया। 2 जनवरी 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। 7 नवंबर 2022 को एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया गया। 16 अक्टूबर 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने योजना के खिलाफ याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया और वहां ये याचिका भेज दी गई। 31 अक्टूबर 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। 4 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 7 मार्च को एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को किए गए योगदान का विवरण प्रस्तुत करने के शीर्ष अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा की।
11 मार्च यानी आज उच्चतम न्यायालय मतलब कल न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे 12 मार्च यानी आज का कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए। बता दें कि एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की याचिका एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने को कहा। इसी के साथ चुनाव आयोग को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और एसबीआई को आज तक सभी दस्तावेज जमा करने के आदेश जारी किए। मुझे लगता है कि यह बेहतरीन फैसला है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, वहीं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की ओर से पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि एसबीआई की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदारी का कोई नाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को नहीं सौंपा तो वह उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई थी। तो मित्रों, ये समय सीमा निश्चित रूप से सही थी एसबीआई की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया, शायद उसकी गंभीरता वो नहीं समझते, क्योंकि शासन ने कानून बनाया, शासन ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए और शासन ने उस समय यह वचन दिया कि इसको गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब चूंकि वो नंबर से जारी हुए हैं बॉन्ड, तो नंबर से बॉन्ड जारी हुए हैं, तो यह एसबीआई को बता पाना संभव नहीं है कि वो किस दल के लिए गए हैं, और दूसरे बैंक से यदि कैश हुए हैं तो किस पार्टी ने कैश कराया है, यह भी संभव नहीं है। पार्टी अपने डोमेन में इसको किस पार्टी को चंदा मिला है, यह स्पष्ट कर दिया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है सर्वोपरि है और एसबीआई आज शाम तक चुनाव आयोग को बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के 5 साल किसे कितना मिला, एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद अगले 5 बरस में कुल बॉन्ड के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला उसका 57% डोनेशन यानी आधे से भी अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी के पार्टी फंड में आया। फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2021 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 9,188 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को मिला। ये चंदा 7 राष्ट्रीय पार्टी और 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्से आया। इन 5 सालों में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को मिले 5,000,
272 करोड़। वहीं कांग्रेस पार्टी को इस दौरान 952 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि बाकी के बचे लगभग 3000 करोड़ 29 राजनीतिक दलों को मिले। 5 बरस में इलेक्टोरल बॉन्ड के कुल चंदे का बीजेपी को जहां 57% तो कांग्रेस को केवल 10% मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद इस सूची में तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस रही। टीएमसी को इन्हीं 5 वर्षों में 768 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले। इन तीनों के अलावा बीजेडी, डीएमके, एनसीपी, आप, जदयू जैसी पार्टियों के चंदे की हिस्सेदारी टॉप 10 में रही। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को 2017 से 2021 के वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 622 करोड़, डीएमके को 432 करोड़, एनसीपी को 51 करोड़, आपको करीब 44 करोड़, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को 24 करोड़ के आसपास चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। सीपीआई, सीपीएम, बीएसपी और मेघालय की सत्ताधारी पार्टी एनपीपी ऐसे राजनीतिक पार्टियां रहीं जिन्हें 2017 से 2021 के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई चुनावी चंदा नहीं मिला। 2022-23 का हिसाब किसको क्या मिला? मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच 2800 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। इस पूरे पैसे का तकरीबन 40% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। पार्टी ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अपनी तिजोरी में 1294 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जोड़े। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाला पैसा कांग्रेस की तुलना में लगभग 7 गुना था। कांग्रेस 2022-23 में महज 171 करोड़ रकम पार्टी फंड में जोड़ पाई, जबकि इसी पार्टी को उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में 236 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के मार्फत मिले। इस तरह 2021-22 में भारतीय जनता पार्टी की जो आय 1917 करोड़ थी, वह 2022-23 में बढ़कर 2361 करोड़ को पहुंच गई। दूसरी तरफ बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष में 452 करोड़ रह गई, जो 21-22 में 541 करोड़ के करीब थी। चुनाव आयोग और आरबीआई की चिंताएं। आरबीआई ने एक वक्त ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में राजनीतिक फंडिंग को साफ सुथरा बनाने का मादा तो है, मगर शेल कंपनियों के जरिए इसके गलत इस्तेमाल होने की आशंका भी है। आरबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को फिजिकल फॉर्म के बजाय डिजिटल तौर पर बेचने की वकालत की थी। आरबीआई को इस बात का डर था कि कहीं ये स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा ना देने लग जाए और काले धन को सफ़ेद करने का जरिया ना बन जाए। वहीं चुनाव आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवारों, नई नवेली पार्टियों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड उपलब्ध ना होने पर और चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने पर कुछ चिंताएं जाहिर की थी। इस मामले की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वह इस तरह की फंडिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन चंदा देने वाली कंपनी या व्यक्ति की पहचान गुप्त रखने से चिंतित हैं। मित्रों, सभी पार्टियों को इसमें चंदा मिला है और सभी पार्टियां देखी जाए तो तृणमूल कांग्रेस जो एक राज्य में सीमित है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो राजनीतिक दल रूलिंग पार्टी होती है, निश्चित रूप से व्यापारी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको ज़्यादा चंदा मिलता है, क्योंकि उनका जनप्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है और जनप्रतिनिधित्व ज़्यादा होने के कारण स्वाभाविक रूप से उनको चंदा अधिक मिलता है। और जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं उनको चंदा
कम मिलता है। इसमें ये सदैव से होता आया है और यही एक परंपरा है और यही यह हमेशा बना रहेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमेशा कराना चाहिए। शासन का ये दायित्व होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और फ्री और फेयर इलेक्शन बहुत आसानी से संभव है यदि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया वो चुनाव आयोग डिस्ट्रीब्यूट करता और सभी को समानुपातिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता, तो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मेरे पास इसका पूरा रोड मैप है और कभी मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जा सकते हैं। और आज में देश की आवश्यकता है कि यदि हमको देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो सबसे भ्रष्टाचार का जनक, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, चुनाव जो है भ्रष्टाचार का जनक है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पार्टियों को और राजनीतिक दलों को, राजनीतिक व्यक्तियों को बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और वो पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से या जो बड़े लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से देते हैं और जो पैसा देता है वो उस हिसाब से अपने डिसीज़न, अपने निर्णय को लागू कराने में शासन के ऊपर दबाव डालता है। तो ये दबाव को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। और कभी मुझसे चर्चा होती है तो मैं इस पर पूरा, मेरा एक रोड मैप है, पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा स्टैटिकल डाटा मेरे पास है जिसके तहत हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकते हैं और हमको ये करना चाहिए। यदि मुझसे बात होती है तो मैं इसका पूरी तरह से इसको तैयार करने में सक्षम हूँ और मैं इसको, मेरे पास पूरी योजना इसके तहत है। मित्रों, इसमें आरबीआई और एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक की जो बात है, जहाँ तक मैं सुप्रीम कोर्ट का से गुजारिश है या उनसे गुजारिश है कि एसबीआई में बहुत बड़ी तादाद में करोड़ों लोगों का धन संचित है और करोड़ों लोगों ने शेयर में पैसा लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की इस एक फटकार से जो है 1% शेयर गिर गया एसबीआई का और जो शेयर धारक हैं उनको 1% का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी जवाबदारी स्वीकार करेगा कि उसने निर्णय देना चाहिए, निर्णय देने का उसका अधिकार है, परंतु सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात करने से किसी संस्था को ब्लेम करने का, संस्था का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये शासन की नीति थी। शासन ने नियम बनाया, शासन ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए और उन्होंने एसबीआई को अधिकृत कर दिया। एसबीआई का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एसबीआई में अपना पैसा रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि शेयर में उतार चढ़ाव ना हो, अन्यथा ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किन्हीं अन्य एजेंसियों के कहने पर ये इस तरह के निर्णय दे सकती है। तो यह विचार मतदाताओं के बीच आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट की छवि भी धूमिल हो सकती है। देखिए, विचार तो विचार हैं और उनको रोका जाना संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है कि वह ऐसे निर्णय लेते समय, ऐसी बात करते समय किसी इस तरह की टिप्पणी ना करें ऐसी संस्था के, ताकि कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। इलेक्टोरल बॉन्ड देना सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उससे मैं भी सहमत हूँ कि भाई हाँ, उसकी जानकारी दे दें और यदि टाइम मांग रहा है तो उनका व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कोई भी काम करने में टाइम तो लगता है और निश्चित रूप से चूँकि उसमें इतना संभव नहीं है, क्योंकि नंबर से जारी हुए, नाम से यदि जारी हुआ होता तो बहुत आसान था। तो यह परेशानी सुप्रीम कोर्ट को समझनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो सबको सुने। भावावेश में कोई निर्णय या धारणा बना के कोई निर्णय ना करें और जो निवेशक हैं उनका किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, बंद करने में जो बोलते हैं उसको बाहर ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सभी के हित का ध्यान रखना भी न्यायपालिका की जवाबदारी है। मित्रों, मैं तो यही कहता हूँ
और इलेक्ट्रल बॉन्ड में सभी को चंदा मिला है, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।